दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और सब कुछ सही चल रहा होगा, है ना? तो अभी हम लोग आज इंडिया पोएम जो कल हमने पढ़ी थी उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। बच्चों मतलब ये जो पढ़ाऊंगा इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी मैं आपको सजेशन दूंगा हमेशा की तरह कि इसमें अपनी तरफ से चीजें ऐड करना, ठीक है? इन्हीं को फाइनल नोट्स मत समझना, इनमें अपनी तरफ से चीजें ऐड करोगे तो आपका भी होमवर्क होगा, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो अपनी पोएम है इंडिया। तो बेसिकली इट्स ए पेट्रियटिक पोएम, देशभक्ति वाली पोएम है। तो शोषी चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई एक देशभक्ति पोएम है। और शोषी चंद्र दत्त कौन थे? वो एक हिस्टोरियन और बेसिकली राइटर थे, इतिहासकार भी थे और लेखक तो थे, है ना? उनकी पोइट्री में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिलेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उनकी पोइट्री में? पेट्रियटिज्म एंड हिस्टोरिसिटी। तो ये पोएम जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती है ड्रीम को। किसके ड्रीम को? पोएट के ड्रीम को। किसके बारे में? इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में। ठीक है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया। फिर सेंट्रल आइडिया पाते हैं। ये पोएम, जैसे मैंने बताया कि ये इसका मेन आइडिया भी यही है इसका मेन आइडिया भी यही है कि इंडियन इंडिपेंडेंस को रिफ्लेक्ट करती है पोएट के। और पोएट पहले तो क्या करता है कि भाई फ्यूचर को दिखाता है कि फ्यूचर एक एनिग्मा की तरह, एक पहेली की तरह है, ठीक है? जिसे कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। बट ये भी बोलता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम फ्यूचर के बारे में सपने देखें, क्योंकि देखो एक तरफ तो बोलता है फ्यूचर एक पहेली की तरह, से कोई देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। परंतु हम फ्यूचर तो नहीं देख सकते, परंतु हम सपने तो देख सकते हैं ना फ्यूचर के बारे में, कि भाई हमारा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए। तो वो उसी के बारे में बोलता है कि भाई हम फ्यूचर देखना कोई पाप नहीं है। और उन्होंने किसका मतलब उन्होंने किसका मतलब सपना देखना कोई पाप नहीं है, बेसिकली आई वांट टू से दैट, है ना? तो और उन्होंने किसका सपना देखा? उन्होंने सपना देखा इंडियन इंडिपेंडेंस का, कि एक आजाद भारत का सपना देखा उन्होंने। और वो इस बात की इच्छा जताते हैं कि भाई ये जो मेरा सपना है, ये जो मेरा ड्रीम है, ये सिर्फ ड्रीम नहीं रहना चाहिए, है ना? ये रियलिटी बनना चाहिए। और वो अपने फादर्स की लैंड को क्वेश्चन करते हुए बोलता है, इस जमीन से क्वेश्चन करते हुए बोलता है कि क्या कोई उम्मीद है कि तुम कभी आजाद हो पाओ? क्योंकि देखो पोएम का जो एंड है ना वो थोड़ा एक सवाल पे, मतलब एक थोड़ा पेसिमिस्टिक वे में एंड किया है उन्होंने। क्योंकि उस वक्त जैसा कि 1857 का रिवोल्ट था, वो उस तरीके से उस अंजाम पे नहीं पहुंच पाया जो हम चाहते थे, है ना? तो लोग थोड़े से निराश हो गए थे। और बेसिकली उस वक्त के राइटर्स में ये चीज नजर आएगी कि वो आजादी को ऐसे देख रहे थे कि क्या ये कभी मिलेगी भी क्या हमें? तो वो आजादी के सपने तो देख रहे थे, परंतु वो सपना रियलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा वो उनको पता नहीं था। तो एंड कुछ इस तरीके से हुआ है पोएम का। तो वो एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब बेसिकली क्वेश्चन ना होके वो खुद ही की बात रख रहे हैं। और इस तरीके से रख रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि क्या कभी आजादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये अपना सेंट्रल आइडिया है पोएम का, इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर। ठीक है, फिर थीम्स में आ जाते हैं हम लोग। इंडियन थीम्स भी वही, देखो पहली चीज तो इंडियन फ्रीडम की है भाई, भारतीय आजादी की थीम है। जो मेन थीम है पोएम की वो यही है कि इंडिया उस वक्त ब्रिटिश रूल के अंडर में था। और एक दिन अचानक पोएट ने एक ड्रीम देखा, और ड्रीम देखते उन्हें बड़ा ही स्ट्रेंज और वाइल्ड डिलाइट फील हुआ, बहुत अजीब सी और बहुत ही अनकंट्रोलेबल खुशी महसूस हुई उनको। क्योंकि ये जो ड्रीम था वो इंडियन इंडिपेंडेंस का था, आजादी का ड्रीम था। और वो ड्रीम में क्या देखते हैं कि जो आजादी का जो मंदिर है वो दोबारा से चमक रहा है ना? और सुबह की जो लाइट है वो क्लाउड्स के ऊपर से आ रही है, मतलब क्लाउड्स नीचे हैं, यानी कि लाइट जमीन पे पहुंच रही है। और जो हमारी जो ब्यूटी यानी मदरलैंड है ना, उसके गालों पे से आंसू सूख गए हैं। और जो साइंस है वो दोबारा से उसी स्टेटस पे पहुंच गई है जब वो प्राचीन काल में हुआ करती थी, मतलब साइंस दोबारा से इतनी विकसित हो गई है बेसिकली, है ना? और सुपरस्टिशन वगैरह सब दब गए हैं, और साइंस बहुत नई हाइट्स पे पहुंच गई, नई ऊंचाई पे पहुंच गई है। तो ये सब वो सपने में देखता है। ये सारे सपने किस बात किस मतलब बेसिकली इनका क्या अर्थ निकलता है, किस बात के सिंबल थी? ये सपना सिंबल था इंडियन इंडिपेंडेंस का, ठीक है? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था उनके लिए। अब आगे देखते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में अनिश्चित, पोएम की शुरुआत की 4 से 5 लाइन जो है ना वो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पे या फिर फ्यूचर को जान नहीं सकते इसी पर आधारित है। पोएट बोलता भी है फ्यूचर को एक सील्ड बुक बोलता है, क्योंकि कोई इसको सही तरह से कोई इसको देख नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता इसको, एक बंद किताब की तरह है कि क्या होगा फ्यूचर हमें पता नहीं होता, है ना? फ्यूचर एक तरह से गॉड के मिस्टिक सीक्रेट है इसमें, जो हमारी समझ से परे हैं। तो यही थीम है ना, इसको बैकग्राउंड बनाता है पोएट। और फिर उसके बाद में बोलता है कि भाई ठीक है फ्यूचर को देख तो नहीं सकते, परंतु हम फ्यूचर का सपना तो देख सकते हैं ना। तो वो इंडियन फ्रीडम का सपना देखता है। सम ड्रीम्स शुड कम ट्रू। हाँ, इसे भी हम एक थीम मान सकते हैं कि पोएट मेंशन करता है कि देखो सपने देखना कोई पाप नहीं है। और वो
इंडियन फ्रीडम का सपना देखता है और वो कहता है कि परंतु कुछ सपने ऐसे होते हैं जो ड्रीम नहीं रहने चाहिए, वो हकीकत बनने चाहिए। वो तो भारतीय आजादी का सपना भी वैसे ही सपना था, वो चाहते थे ये ड्रीम ना रहे, ये हकीकत बने। बिकॉज देखो लाइफ में बहुत सपने देखते हैं परंतु सब चीजें तो सच होती नहीं है, परंतु कुछ ऐसे सपने होते हैं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं होते, वो सबके लिए होते हैं, है ना, उनमें सबका बेनिफिट होता है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस भी वैसा ही एक सपना था, तो वो चाहते थे ये सपना सपना ना रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं। पहला मेटाफर, देखो फ्यूचर को उन्होंने सील्ड बुक बोला है, तो बेसिकली फ्यूचर को कंपेयर किया गया है एक बंद किताब से, तो यहाँ पर एक मेटाफर है, ये फ्यूचर को सील्ड बुक बोल दिया उन्होंने डायरेक्टली, एक बंद किताब। तो ये एक मेटाफर हो गया फ्यूचर के लिए, क्योंकि देखो मेटाफर में क्या होता है, तुलना हो रही होती है, परंतु तुलना में क्या होता है कि लाइक या एस जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं होते, वो तुलना थोड़ी छुपी हुई होती है, डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली होती है। ठीक है, अगर वो वैसे बोलते फ्यूचर इज लाइक ए सील्ड बुक, तब तुम सिंबली बोलते हैं उसको, उसे मेटाफर नहीं बोलते, सिंबली बोलते हैं कि फ्यूचर सील्ड बुक के जैसा है, तब तो सिंबली हो जाता। परंतु उन्होंने क्या बोल दिया, फ्यूचर तो एक सील्ड बुक है, तो ये मेटाफर हो गया। एक फेमस मतलब एग्जांपल मैं पहले भी कई बार देख चुका हूँ कि कोई बोलता है कि वह लड़की तो गुलाब की जैसी है, दैट गर्ल इज लाइक ए रोज, है ना, तो वो हो गया सिंबली। और अब मैं बोलता हूँ लड़की तो गुलाब है, वो लड़की तो रोज है, दैट गर्ल मतलब शी इज ए रोज, सीधा ये बोल दूं, है ना, तो वो मेटाफर हो गया। अब देखो, तो यहाँ पे ये एग्जांपल था, और साथ में एक एग्जांपल और था कि भाई क्लाउड्स क्लाउड्स को एक्चुअली वो एक मेटाफर है, इनडायरेक्टली बोला गया है कि जो एडवर्सिटीज, जो मुसीबतें हैं या जो रुकावटें हैं ना भारत की फ्रीडम के रास्ते में, उनको क्लाउड के रूप में दिखाया गया है पोइट ने, एक मेटाफर है। एलिटरेशन, देखो एलिटरेशन, ड्रीम्ड और ड्रीम, ड और ड। एलिटरेशन में क्या होता है, वर्ड की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड होती है, रिपीटेशन उसका बार बार दोहराव होता है, तो यहाँ ड और ड का ड्रीम का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या है, एलिटरेशन हो गया। ठीक है, असोनेंस, अगेन एस्पायर्ड, असोनेंस में वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है, कॉन्सोनेंट का नहीं, वोवल का, जैसे आ, अगेन एस्पायर्ड। अब ए साउंड है, अब देखो वोवल साउंड का रिपीटेशन कहीं भी हो सकता है, वर्ड के स्टार्टिंग में हो सकता है, वर्ड के बीच में भी होता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, पर साउंड में आना चाहिए, बोलने में, दिखने में नहीं, बोलने में आना चाहिए। स्माइलिंग स्टैंड, अब देखो ऐसे तो से है, ये ऐसे ऐसे, अब एस तो हम पढ़ते हैं वैसे बेसिकली इसका जनरली अर्थ क्या निकलता है, एस को देखते हैं हमारे मुंह से से निकलता है ना, परंतु इसको पढ़ने में क्या आ रहा है, स्माइलिंग स्ट्रैंड, ई और ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये ई क्या है, वोवल साउंड है, तो ये भी असोनेंस हो गया। तो ठीक है, इनमें ए और ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये असोनेंस हो गए। एक ट्रांसपेरेंट एपिथेट का एग्जांपल आया है, स्माइलिंग स्ट्रैंड करके, पोएम में स्माइलिंग स्ट्रैंड का एक बहुत ही सुंदर ट्रांसपेरेंट एपिथेट का एग्जांपल दिखा है। अब देखो ट्रांसपेरेंट एपिथेट में होता क्या है, उसमें एक तो होता है एडजेक्टिव और एक होता है नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन है, ठीक है, स्ट्रैंड यानी किनारा एक नाउन हो गया, और स्माइलिंग उस किनारे का एडजेक्टिव हो गया। परंतु ट्रांसपेरेंट एपिथेट में होता क्या है, ऐसे दो पेयर में मिलेंगे आपको, एक तो नाउन या प्रोनाउन मिलेगा और साथ में एक मिलेगा उसके आगे एडजेक्टिव्स। तो ये जो एडजेक्टिव है ना, ये बेसिकली जो साथ में नाउन या प्रोनाउन होता है ना, इसके लिए नहीं होता, ये एडजेक्टिव किसी और नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। तो ये स्माइलिंग स्ट्रैंड, मुस्कुराते हुए किनारे, किनारे नहीं मुस्कुरा रहे हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं जो किनारे पे खड़े हैं, तो लोगों के लिए है स्माइलिंग, ये इस किनारे के लिए नहीं है, बल्कि ये लगा हुआ किसके साथ में है, इस किनारे के साथ में लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग ट्रांसफर हो गया, यानी कि इस स्माइलिंग एडजेक्टिव का मीनिंग ट्रांसफर होकर वो दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में चला गया है, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो साथ में है उसके लिए नहीं है ये स्माइलिंग, ये ध्यान रखना, इसलिए इसको ट्रांसफर एपिथेट बोलते हैं कि इसका मीनिंग ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फिर राइटिंग स्टाइल पाते हैं हम लोग। पोएट ने एक्चुअल में अडॉप्ट किया है थोड़ा सा मिक्सचर एलिजाबेथन और रोमांटिक्स का लिखने में, क्योंकि देखो जो पोएम है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो एलिजाबेथन है, क्योंकि ये शेक्सपियरियन पैटर्न को फॉलो करती है, ये सोनेट है ना, ये पोएम एक सोनेट है, तो शेक्सपियरियन पैटर्न को फॉलो करती है। और परंतु जो इसकी वोकेबलरी है, जो थीम है, जो इमेजरी वगैरह है, वो रोमांटिक से इंस्पायर्ड है, स्पेशली थीम ऑफ फ्रीडम और नेचर की इमेजेस, ये तो रोमांटिक से इंस्पायर्ड है, इसलिए मिक्सचर है राइटिंग में एलिजाबेथन का और रोमांटिक्स का। फिर स्ट्रक्चर और राइम स्कीम, पोएम एक सोनेट है जो कि विलियम शेक्सपियर की स्टाइल में लिखी गई है, इसमें 3 क्वार्टेन्स हैं। देखो मैं पोएम खोल लेता हूँ, इसमें 3 क्वार्टेन्स हैं। पहला क्वार्टेन, क्वार्टेन मतलब 4 लाइन का स्टैंजा, 4 4 और 4, 3 तो क्वार्टेन हो गए, है ना, जैसे विलियम शेक्सपियर की पोएम होते थे, और एक 2 लाइन का दोहा है लास्ट में। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर फॉलो किया है, और राइम स्कीम भी सेम है। शेक्सपियर की राइम स्कीम क्या होती थी, ए बी सी डी ई एफ जी जी, वही राइम स्कीम है। राइम स्कीम कैसे देखते हैं हम लोग, हर लाइन का आखिरी शब्द देखो, राइम स्कीम मतलब तुकबंदी। गेज, गेज को हम बोलेंगे ए। अब मैन, गेज और मैन की तुकबंदी बैठ रही है, नहीं बैठ रही, इसको देंगे बी। फिर रेज, गेज और रेज, इसकी तुकबंदी बैठ रही है, तो इसको ए दिया था तो इसको भी ए देंगे। स्कैन, मैन और स्कैन की तुकबंदी बैठ रही है, इसको बी देंगे, ए बी, ये दोनों साथ में मैच हो गया ना। अब ड्रीम, क्या ड्रीम के ऊपर कहीं मैच कर रही है, नहीं, तो इसको अलग ही देंगे सी।
डिलाइट, डिलाइट की कहीं मैच कर रही है नहीं, इसको देंगे डी। सीम, ड्रीम और सीम इसकी मैच कर रही है तो इसको सी दिया तो इसको भी सी देंगे। लाइट, डिलाइट और लाइट ये मैच कर रही है, इसको डी दिया तो इसको भी डी देंगे। फिर ड्राई, ड्राई की कहीं मैच कर रही है ऊपर नहीं कर रही तो इसको ई देंगे। डिफरेंट, एक अल्फाबेट अगले चले जाते हैं, जो डिफरेंट होता है ना इसका कहीं मैच नहीं कर रहा तो एक अगला अल्फाबेट दे देते हैं उसको। लैंड कहीं मैच नहीं करी तो ई के बाद में एफ आता है तो एफ दे देंगे। स्काई, ड्राई स्काई तो इसको भी ई देंगे। स्ट्रैंड, स्ट्रैंड और लैंड तो इसको एफ देंगे। अब बी, बी किससे मैच कर रही है नहीं कर रही, इसको देंगे जी। एफ के बाद जी आता है। और फ्री, बी और फ्री ये मैच करें आपस में, इसको जी। तो ये अपना इसमें राइम स्कीम होगा ए बी सी डी ई एफ जी जी। और सेम राइम स्कीम विलियम शेक्सपियर की सोनेट में मिलता था, वही है, उसी से इंस्पायर्ड है, वही फॉलो किया गया राइटर के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इसमें आप समरी वगैरह ऐड करके और एक्सटेंड कर सकते हैं, इन्हीं पॉइंटों को और एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा। आप अपनी तरफ से मेहनत करना, बाकी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।